जब सारे एम्प्लॉय केबिन के अंदर आते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके बॉस के चेयर पर कोई लेडी बैठी हुई थी जिसे आज से पहले किसी ने भी उसे होटल में नहीं देखा था। और आज अचानक से उनके वेद सर की केबिन में और उनके बॉस वाली चेयर पर बहुत ही गुरूर से बैठी हुई थी। और वेद कुछ दूरी पर खड़ा था। इधर शालिनी जी सबको आया देखती हैं। उनकी तीखी नजरें वहां मौजूद सभी लोगों पर बनी हुई थी। पर तभी एक इंसान पर जाकर शालिनी जी की नजरें रुक गई और उनकी आंखें गुस्से से उस इंसान की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि उस इंसान को अपने होटल के एम्प्लॉय के साथ खड़े देखना शालिनी जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस इंसान को वहां देख शालिनी जी गुस्से से बोलती हैं, देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ होटल के सभी एम्प्लॉय को बुलाया था, तुमको नहीं। देव, तुम भूलो मत, तुम इस होटल में काम करने वाले कोई छोटे मोटे एम्प्लॉय नहीं हो। तुम इस होटल के मालिक हो और मालिक का दर्जा हमेशा ऊपर होता है, ना कि उनके बराबर और ना उनसे कम। इसलिए तुम वहाँ से इन लोगों के पास से हटकर मेरी तरफ आओ। देव, ये चेयर तुम्हारा है, ये केबिन तुम्हारा है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा होटल भी तुम्हारा है। और ये लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं, तुम्हारे लिए काम करते हैं, भूलो मत। शालिनी जी की आवाज में जितना गुस्सा था उतना ही वेद के लिए ताना। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर सबके सामने वेद की औकात दिखाना चाहती थी कि जिसे वे लोग इस होटल के मालिक समझते थे उसकी औकात तो उन लोगों के बराबर भी नहीं है। शालिनी जी की बातों में वेद के लिए छुपे ताने को कोई समझा हो या ना समझा हो, पर वहां मौजूद दो लोग जरूर समझ गए थे। एक खुद देव, क्योंकि उसकी माँ का ये तरीका वे और भी बार देख चुका था कि वेद को लेकर वे क्या कुछ कह सकती हैं। पर आज तक उन्होंने जो भी कहा था वेद को लेकर वे घर तक ही सीमित था। पर आज होटल आकर सबके सामने अपनी भाई की बेइज्जती करते देख देव का पारा हाई हो रहा था। पर वे इतने लोगों के बीच अपनी माँ को कुछ गलत कहकर उनकी हरकत दोहराना नहीं चाहता था, वरना उसमें और उनमें फर्क ही क्या रह जाता। जो वे वेद के साथ कर रही हैं वे भी वही अपनी माँ के साथ करे। देव को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, बस वे खुद को किसी तरह शांत कर रहा था। वहीं शालिनी जी का बिहेवियर वेद के लिए देखकर आसी भी हैरान थी। उसको तो यही पता था कि वेद और देव दोनों भाई हैं, फिर एक बेटे के लिए इतना प्यार और दूसरे बेटे के लिए इतनी नाराजगी, या ये कहें कि नाराजगी छोटा शब्द था। शालिनी जी के कहे शब्दों में आसी को अपने बेटे को नीचा दिखाने की कोशिश साफ समझ आ रही थी, जो कोई नाराजगी की वजह से नहीं बल्कि नफरत की वजह से। और ये बात आसी कैसे नहीं समझती, जिसने खुद अपनी जिंदगी में अपनों के ही हाथों जलील हो चुकी थी। और उस वक्त कैसी फीलिंग आती है यह आसी अच्छे से जानती थी। इसलिए उसकी नजरें अचानक से वेद के ऊपर गई, जो वहीं साइड में अपने हमेशा वाले साथ बिहेवियर के साथ खड़ा था। वेद को देखकर कहना मुश्किल था कि शालिनी जी की बातों को सुनकर वेद को कितना बुरा लगा था। इधर इतने सालों से शालिनी जी के कड़वे बोल सुनकर और उन तानों से जो भी उसे तकलीफ हुआ करती थी, उन भाव को अपने चेहरे पर छुपाना सीख लिया था वेद ने। शालिनी जी ने आज दिल खोलकर वेद की इंसल्ट की थी, और शायद वे इसी मकसद से आज होटल आई भी थी कि वे यहाँ आकर सारे एम्प्लॉय के सामने उसकी इंसल्ट कर सके, ताकि किसी की नज़रों में भी वेद की कोई इज्जत ना रह जाए, जिससे वे सक्सेस भी ना रहे। आज उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे आज सबके सामने वेद को उसकी सही औकात दिखाने आई थी कि जिस होटल में वे बॉस बनकर रहता है उसकी असली औकात सही मायने में क्या है। वे आज वेद को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी औकात आखिर क्या है। ये इस होटल में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय के बराबर भी वेद की औकात नहीं थी। शालिनी जी की बातें सुनकर जहां वेद अब तक शांत था, वहीं देव का गुस्से से बुरा हाल था। वे चाहता था कि उसकी मॉम अब चुप हो जाए, वरना उसे अपने भाई वेद का दिया प्रॉमिस तोड़ना होता, जो वेद ने उससे लिया था कि कुछ भी हो जाए पर वे कभी भी उसकी वजह से अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कहेगा। और वेद ने उसे कसम दी थी, और वेद की दी हुई कसम ने देव को बांध रखा था। वह देव की वजह से शांत था। और इधर आसी तो ये सोचकर हैरान थी कि कोई माँ ऐसे कैसे हो सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक माँ कैसे अपने बेटे की इंसल्ट सबके सामने कर रही थी, और किस लिए? अपने दूसरे बेटे के लिए। उसके लिए काफी अजीब था ये सब। और उसकी नजर अचानक से वेद पर गई, जो अभी भी हमेशा की तरह शांत था। बेशक वे कहीं ना कहीं वेद से नाराज थी,
बहुत ही ज्यादा नाराज थी, लेकिन अभी जो कुछ भी उसकी आंखों ने देखा और कानों ने सुना, वे कहीं ना कहीं वेद की फीलिंग को समझ सकती थी कि वेद देखने में बेशक शांत था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द होगा, क्योंकि आसी ने भी तो इस तरह के जिल्लत भरे शब्द अपने ही खुद के परिवार से सुने थे। उस वक्त कैसा महसूस होता है, ये बात आसी भी बेहतर जानती थी। उसने भी अपनी जिंदगी में ये समय देखा था जब उसके अपने, जो बस कहने के लिए अपने थे, पर हमेशा से उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया था। आसी की नजरें बस वेद पर थी। तभी वेद कहता है, आपको हमारे होटल के स्टाफ से मिलना था ना? ये सब हमारे होटल के स्टाफ हैं, आप आराम से मिल सकती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वेद को इतनी शांति से शालिनी जी से बात करते देख वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उनको हैरानी इस बात की थी कि कोई उसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, कैसे इतना कुछ होने के बाद भी इस तरह से इतना शांत रह सकता है कि अपनी बेइज्जती करने वाले इंसान से अब भी इतने आराम से बात कर सकता था। सब जानते थे कि वेद बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था, पर खुद पर इतना संयम भी कोई रख सकता है, ये बात सब आज वेद को देखकर समझ रहे थे। वेद की बात सुनकर देव इशारा से कहता है, सॉरी भाई, मॉम बिजनेस के बारे में जानती ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो इन्हें हमारे होटल के स्टाफ से मिलने की ज़रूरत ही क्या है? ये घर जाएं और आराम करें और टीवी सीरियल ही देखें, क्योंकि शायद ये आजकल टीवी सीरियल कुछ ज़्यादा ही देखने लगी हैं, जिसका असर भी इनके दिमाग पर होने लगा है। आप काम करिए भाई, मैं मॉम को घर लेकर जाता हूँ। देव अपनी बात बोलकर अपनी मॉम की ओर देखता है, जिनके चेहरे पर आज पहली बार अपने बेटी की बात को सुनकर गुस्सा नहीं बल्कि स्माइल आई थी, जिसके पीछे की वजह कोई भी नहीं जानता था। तभी शालिनी जी अपनी नजरों से सबको देखते हुए कहती हैं, आप सब में से आसी कौन है? शालिनी जी के मुंह से आसी का जिक्र सुनकर वेद, देव और आसी तीनों हैरान थे कि आखिर वे कैसे आसी को जानती हैं और मिलना क्यों था। हैरान तो बाकी के लोग भी थे। वहीं आसी अपना नाम सुनकर आगे आती है और कहती है, मैम, मेरा नाम आसी है। आसी को देखकर शालिनी जी एक नज़र आसी को ऊपर से नीचे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वे भी अकेले में। उनकी बात सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, पर वेद और देव अभी भी वहीं खड़े थे और उनको वहीं देखकर शालिनी जी कहती हैं, शायद तुम लोगों ने सुना नहीं, मैंने कहा मुझे अकेले में बात करनी है। वेद आसी को उनके साथ अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर रुक भी नहीं सकता था, इसलिए वे चला गया और उसके पीछे देव अपने भाई से बात करने के लिए वेद के पीछे चला गया। इधर वेद के केबिन में आसी और शालिनी जी अब अकेली थी और तभी शालिनी जी कहती हैं, कल तुम हमारे फार्म हाउस में थी, वजह? शालिनी जी की ये बात सुनकर आसी उनकी ओर देखने लगती है। आखिर क्या वजह बताती, आसी को समझ नहीं आ रहा था। वहीं आसी को कुछ भी ना कहते देखकर शालिनी जी कहती हैं, जवाब नहीं है? वैसे होगा भी कैसे? जो लड़की रात के अंधेरे में एक पराये लड़के के साथ रुके, वे कहे भी तो क्या? शालिनी जी की बातों के पीछे छुपा मतलब आसी अच्छे से समझ रही थी, पर वे भी बहुत ही आराम से शालिनी जी की बात का जवाब देती है, आई डोंट मैम, कि आपको ये आधी अधूरी जानकारी कहाँ से मिली और किसने दी है? पर आपको भी किसी से कुछ भी पूछने से पहले पूरी बात पता करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह की आधी अधूरी बात जानकर किसी से भी सवाल पूछ बैठे। आसी को इस तरह से सीधा मुंह पर बोलते देख शालिनी जी कहती हैं, है ये लड़की, सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब। ये एक बार में सवाल समझ नहीं आ रहा तो दोबारा दोहराऊं? शालिनी जी ने बस इतना ही कहा था कि आसी तपाक से कहती है, नो मैम, मैं आपकी तरह बात की कच्ची नहीं हूँ जो एक बात को दो बार सुननी पड़े। ना मेरे कान आपकी तरह कच्चे हैं जो पूरी बात नहीं सुनते, ना आपकी तरह इतनी उम्र हुई है कि जो जैसा कहे मान जाऊं, खुद को सोचने समझने की बुद्धि ही ना हो। इस तरह के जवाब को सुनकर शालिनी जी तिलमिला गई, क्योंकि पहली बार कोई उनके मुंह लगकर जवाब दे रहा था, और वे भी एक मामूली सी लड़की जो उन्हीं के होटल में काम करती है। वे जैसे ही आसी से कुछ कहने को हुई थी कि कुछ सोच, वे एकदम से आसी से कहती हैं, आई एम इम्प्रेस, यू नो वाई, कि मुझे तुम्हारे इस तरह से बात करने का तरीका काफी पसंद आया। वहीं शालिनी जी की बातें सुनकर वहां मौजूद सब हैरान थे कि अचानक से उनको हुआ क्या जो इस तरह से आसी की तारीफ करने लगी।
फिर वे आसी से कहती हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और हमें अपने होटल में ऐसे ही लोग चाहिए जिसकी बातें दमदार हो, ना कि बस हाँ में हाँ मिलाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मौका मिला तो फिर जरूर मिलूंगी। और ये बोल वे वहां से चली गईं। वहीं सभी लोग हैरान थे। फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पर इधर वेद अपने केबिन में बड़े से विंडो के पास खड़ा था और आज जो कुछ भी हुआ और शालिनी जी ने जो कुछ भी कहा, वे सभी बातें उसे याद आ रही थी। खासकर शालिनी जी का आशी से पहले ही इस तरह से उसके फार्म हाउस जाने के बारे में पूछना और फिर एकदम से आशी की तारीफ करना वेद की समझ से बाहर था। खासकर शालिनी जी को कैसे पता चला कि वे फार्म हाउस आई थी। वे जितना सोचता, शालिनी जी के आज के किए व्यवहार में उलझ जाता। इधर देव अपने केबिन में गुस्से में बैठा था। आज उसकी मॉम ने उसके भाई के साथ जो कुछ भी किया, वे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब तक वे वेद की बेइज्जती घर पर करती थी, अब होटल आकर सारे स्टाफ के सामने। देव को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी मॉम को कैसे समझाएं कि वेद गलत नहीं था, पर वे थी कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं। इधर शालिनी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी और उनके हाथों में इस वक्त एक तस्वीर थी जिसे देखते हुए उनकी आंखों में खुशी तो नहीं था, पर गुस्सा जरूर था। उनके हाथों में जो तस्वीर थी उसमें एक आदमी और एक औरत थे जिनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे को अपनी गोद में लिए वे दोनों आदमी और औरत बहुत ही खुश थे और उन लोगों की खुशी शालिनी जी की आंखों में चुभ रही थी और वे तस्वीर को देखकर कहती हैं, मेरी खुशियां उजाड़कर खुश रहना तो कोई तुम दोनों से सीखता कि कैसे अपनेपन का नाटक करते हुए कोई अपने को ही छीन ले जाता है। पर जितना मैं तड़पी हूं ना, अब तुम दोनों का बेटा वेद भी तड़पेगा और ऐसा तड़पेगा कि उसकी तड़प उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाएगी। और ये कह वे उस तस्वीर को अपनी अलमारी में रखते हुए कहती हैं, तुम्हारी ये तस्वीर मुझे तुम दोनों का दिया धोखा याद दिलाती है और मुझे मेरा बदला जो तुम सबसे ना सही पर तुम्हारे बेटे से लूंगी। कितनी खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, पर तुम्हारे आते ही सब खत्म हो गया। तुमने अपनेपन का नाटक कर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्ती की आड़ में ऐसा धोखा दिया कि मुझे अब दोस्ती और अपनेपन से मेरा विश्वास ही उठ गया है। और वही मेरा बेटा देव कर रहा है तुम्हारे बेटे पर करके। जिसकी माँ ही धोखा देने में माहिर हो, उसका खून कैसा होगा, उससे भी 10 कदम आगे। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जिसकी मदद से मैं तुम्हें भी ऐसा ही दर्द दूंगी, तुम याद रखोगे। क्योंकि आज मैंने देखा कि तुम्हारी नजरें उसके लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी, उन नजरों में कुछ तो खास था। अब मैं बस इसी बात का फायदा उठाऊंगी। शालिनी जी ने जैसे कुछ सोच लिया था। सबकी जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी और इस बीच अब आसी ने वेद को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वे पूरी तरह कोशिश करती थी कि वेद की नजरों के सामने कम से कम आए और वेद भी ये जानता था। इसलिए अब वे भी आसी को उससे बात करने के लिए परेशान करना छोड़ दिया था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए थे और पलक भी वापस मुंबई चली गई थी अपनी जॉब पर। लेकिन एक दिन अचानक से वे वापस आती है और उसे इस तरह से अचानक से यहाँ आए देखकर माया और आसी दोनों हैरान थी और उन्होंने पलक को इस तरह से अचानक आए देखकर पूछा कि वे यहाँ क्या कर रही है। जिस पर पलक ने बताया कि उनका होटल अब बंद होने वाला है और सारे स्टाफ को हटा दिया गया है। पर उसके किसी जानने वाले ने उसे एक जॉब के बारे में बताया, पर वे जॉब किसी होटल में नहीं बल्कि किसी के घर में है। पलक का बस इतना कहना था कि आसी और माया एक साथ कहती हैं, घर में जॉब? पर कैसी जॉब? माया कहती है, देख पलक, मुझे ना ये कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी के घर में जॉब ये ठीक नहीं है। तू मत कर इस तरह की कोई भी जॉब। वही माया की बात पर आसी कहती है, और क्या, ये घर में तो काम वाली की जॉब होती है। तो क्या पलक, तू क्या ये जॉब करेगी? देखो, यहीं कोई जॉब ढूंढ लेंगे हम सब मिलकर तुम्हारे लिए, तुम परेशान मत रहो बिल्कुल भी। पर ये जॉब? वही पलक जो कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी दोनों दोस्त आसी और माया उसे कुछ कहने का मौका देती तब ना अपनी अपनी बातें बोले जा रही थी। जिस वजह से पलक एकदम से कहती है, अरे बस भी करो तुम दोनों। मुझे घर में जॉब मिली है, मतलब केयर टेकर की जॉब, जहां मुझे एक बूढ़ी लेडी का ख्याल रखना है। पलक एक सांस में ही अपनी बात कह गई, जो सुनकर आसी और माया एक बार एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। और वहीं उन दोनों को हंसते देख
पलक कुछ नहीं समझती, इसलिए उनके हंसने की वजह जानने के लिए पूछती है, तुम दोनों क्यों हंसी? जैसे मैंने कोई चुटकुला सुनाया। और पलक ने इतना ही कहा था कि आसी और माया कहती है, हाँ तो चुटकुला नहीं, पर उससे कम भी नहीं था। तुम और केयर टेकर की जॉब, जिसे खुद की केयर नहीं करनी आती, वे किसी और की केयर करेगी, वे भी किसी उम्र दराज इंसान की, एज अ जॉब। ये बात किसी चुटकुले से कम थोड़ी है। और ये बोलकर माया और आसी एक दूसरे को हाई फाई करती हैं, जो देखकर पलक उन दोनों की तरफ घूरते हुए देखती है। पलक आज से ही बंसल हाउस में वेद की दादी माँ की आज केयर टेकर जॉब करने वाली थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहकर निकल जाती हैं। माया हमेशा की तरह आसी को आज उसे होटल छोड़ने नहीं जा रही थी, जैसे वे हमेशा जाती थी। आज उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ काम दिया गया था, जिसे करने उसे जाना था, और जिस जगह जाना था वे एरिया और आसी का होटल अपोजिट डायरेक्शन में था, जिस वजह से आसी ने माया को उसके ऑफिस के जरूरी काम करने के लिए कहा और वे अकेली निकल गई होटल। माया भी आसी की बात मान गई। आसी बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी कि तभी उस जगह से मिस्टर पाठक का बेटा अपनी बाइक से जा रहा था और उसकी नज़र बस स्टॉप पर बस का इंतजार करती आसी पर गई। उसने तुरंत अपनी बाइक उस तरफ कर आसी की तरफ खड़ी कर दी। आसी की नज़रें जैसे ही उस ओर गई, वे हैरान होकर कहती है, आप यहाँ? हाँ, वे मैं तो ऑफिस जा रहा था, तुम पर नज़र पड़ी तो आ गया। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे होटल तुम्हें छोड़ देता हूँ। मिस्टर पाठक के बेटे की बात सुनकर आसी कहती है, अरे नहीं नहीं, आप क्यों छोड़ेंगे मुझे मेरे होटल? अब तो ऑफिस ही जा रहे हैं, आपको बेकार ही देर हो जाएगी मेरी वजह से ऑफिस पहुंचने में। कोई बात नहीं, आप जाइए, और मेरी बस अभी कुछ ही देर में आती होगी, मैं बस से चली जाऊंगी। आसी अपनी ये बात बहुत ही स्माइल के साथ कहती है मिस्टर पाठक के बेटे से। तो वहीं मिस्टर पाठक का बेटा कहता है, क्या आसी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। एंड डोंट वरी, तुमको जरा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा होटल और मेरा ऑफिस एक ही रास्ते में पड़ता है, तो मुझे तुम्हें वहाँ छोड़ने में कैसी देरी होगी? आखिर जाना मुझे भी तो उसी रास्ते है ना, इसलिए कोई लेट नहीं होगा। मैं तुम्हें होटल छोड़ते हुए वहाँ से निकल जाऊँगा। अब तुम ना बातों में ही लेट मत करो, वरना बातों के चक्कर में पक्का हम दोनों काम के लिए लेट हो जाएंगे। मिस्टर पाठक के बेटे के बार बार बोलने की वजह से आसी अब कुछ और नहीं कह पाती है। हालांकि उसके लिए सब काफ़ी ऑकवर्ड था। वे आज से पहले कभी भी इस तरह से उसके साथ अकेले नहीं गई थी। आज से पहले हमेशा माया साथ होती थी, पर आज काफ़ी अजीब था इस तरह अकेले जाना। फिर भी जाने के लिए मान जाती है, आखिर उसे भी तो लेट हो रहा था। इसलिए आसी मिस्टर पाठक के बेटे की बाइक की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है और दोनों के बीच कुछ दूरी बनाकर बैठ जाती है। फिर उसके बाद मिस्टर पाठक का बेटा अपनी बाइक को हवा में बात करते हुए उस रास्ते से निकल जाता है। कुछ देर बाद ही मिस्टर पाठक का बेटा अपनी बाइक होटल के सामने पार्किंग में रोकता है, और जब पार्किंग में अपनी बाइक रोकता है तो ठीक उसी वक्त वहाँ पर वेद की कार भी रुकती है। फिर जैसे ही वे अपनी कार से बाहर आने को होता है कि उसकी नज़र किसी के साथ बाइक पर बैठी आसी पर जाती है। वे सोच में पड़ जाता है कि आसी किसके साथ बाइक पर आई है। मिस्टर पाठक के बेटे ने इस टाइम अपने फेस पर हेलमेट लगा रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और वेद को आसी को किसी और लड़के के साथ देख उसे काफ़ी अजीब लगता है। कह सकते हैं कि उसे आसी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, पर वे इस बात का एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। आखिर वे आसी पर किस हक से गुस्सा कर सकता था? कैसे पूछ सकता था उससे कि वे किसके साथ आई, क्यों आई, और किसी और के साथ आने का उसका कोई हक नहीं था। वेद के पास आसी से कोई भी सवाल पूछने का हक ही कहाँ था, इसलिए वे चुपचाप वहां से निकल जाता है। वहीं आसी की नज़रें भी अब तक वेद पर जा चुकी थी, पर वे कुछ कहती नहीं है और वे अपने होटल के अंदर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ पलक जैसे ही बंसल हाउस में एंट्री करती है, उसकी नज़रें सबसे पहले शालिनी जी से टकराती है। शालिनी जी किसी अनजाने इंसान को अपने घर में देखकर उससे सवाल करती हैं, तुम कौन? शालिनी जी का सवाल सुनकर पलक कहती है, जी मैं पलक। पलक ने इस वक्त एक टॉप और नीचे एक लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था, जिसमें वे काफ़ी सुंदर लग रही थी। पलक का सिंपल लुक देखकर शालिनी जी एक बार फिर ऊपर से नीचे तक पलक को देखती हैं। फिर से पूछती हैं, ओह, पर तुम यहाँ किस काम से आई हो? शालिनी जी की बात सुनकर पलक कहती है,
हेलो। हेलो मैम। मतलब गुड मॉर्निंग मैम। मैं मिस बंसल की केयरटेकर की जॉब के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे मिस्टर विशाल ने यहाँ भेजा है। विशाल का नाम सुनकर शालिनी जी पूछती हैं, क्या कहा? तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर? जिस पर पलक कहती है, मुझे मिस्टर विशाल जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा यहाँ एक केयरटेकर की ज़रूरत है। विशाल शर्मा का नाम सुनकर शालिनी जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ। ये कहकर वे पलक को अपनी सास यानी कि वेद और देव की दादी माँ के कमरे में ले जाती हैं और उसके बाद पलक को सब कुछ अच्छे से समझाती हैं कि उसको कैसे उनका ध्यान रखना है, कौन सी दवाई किस टाइम देनी है, क्या खिलाना है, कब कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। ये सब कुछ कहते हुए वे पलक से कहती हैं, देखो लड़की, मुझे किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही इनके केस में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम उनकी केयर टेकर की जॉब के लिए आई हो तो उनकी पूरी केयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी भी लापरवाही मिली तो मैं तुम्हें उसी वक्त जॉब से निकाल दूंगी। उसके बाद मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए। आई बात समझ? शालिनी जी की बात पलक अच्छे से समझ गई थी और उनकी बातों से ये भी उसे पता चला था कि शालिनी जी थोड़ी गुस्से वाली महिला है। इसलिए वे शालिनी जी से कहती है, मैम आप परेशान मत होइए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी और आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। पलक की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, अच्छा, और ये कहकर वे वहां से चली जाती हैं। पलक अब दादी जी के कमरे में आती है। दादी जी पलक को देखकर कहती हैं, तुम्हारा नाम क्या है? पलक दादी जी की बात सुनकर कहती है, मैम मेरा नाम पलक है। पलक के मुंह से खुद के लिए मैम सुनकर दादी माँ हंसने लगती हैं और कहती हैं, जानती हो, आज काफ़ी सालों बाद मैं खुद के लिए मैडम सुनी हूँ। जब वेद के दादाजी थे और तब मैं उनके साथ उनके ऑफिस जाया करती थी, तब मुझे लोग मैडम कहते थे। अब तो ना वेद के दादाजी रहे और ना मेरा कभी ऑफिस जाना हुआ। उसके बाद तो एक तरह से मैं यहीं इसी घर में कैद हो गई। उसके बाद मैडम नहीं, उसके बाद तो सब दादी जी कहते हैं। और अब सच कहूँ तो मुझे भी ये दादी जी शब्द अच्छा लगता है, एक अपनापन सा होता है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि तुम्हें मुझे आगे से मैडम नहीं, दादी जी कहो। दादी जी का इतना प्यार और सॉफ्ट नेचर देखकर पलक को काफ़ी अच्छा लगता है। पलक समझ गई थी कि दादी का नेचर सच में बहुत ही प्यारा है। वे दादी माँ से कहती है, ठीक है दादी माँ, आज के बाद मैं आपको दादी जी ही कहूँगी। उसके बाद पलक और दादी माँ में कुछ कुछ बातें होने लगती है। इस बीच पलक अपनी तरफ से दादी माँ का पूरा ख्याल रख रही थी, जैसे कि उनका खाना, मेडिसिन, जैसे शालिनी जी ने उसे बताया था। रात का समय इधर वेद के होटल में आशी को किसी और के साथ बाइक पर बैठे देखकर वेद को काफी गुस्सा आ रहा था आशी पर कि वे ऐसे कैसे किसी भी अनजान के साथ बैठकर होटल आ गई। वे खुद में बड़बड़ा रहा था। आशी को किसी और के साथ होटल पार्किंग में देखकर वेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर वे आशी से कुछ भी ना कहते हुए वहां से अपने केबिन में आ गया था। वेद ने बेशक आशी से कुछ भी नहीं कहा था, पर आशी को किसी और के साथ देखकर वेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और दिल में जलन सा महसूस हो रहा था। ये बात वे मानने को तैयार ही नहीं था। और तभी वहां वेद का असिस्टेंट राज आता है। राज को देखकर वेद अपने मन में चल रही बातों को कंट्रोल करता है और राज से कहता है, राज, तुम यहाँ कोई खास काम से आए हो? वेद की बात सुनकर राज कहता है, यस सर, वे एक्चुअली मुझे आपको ये याद दिलाना था कि आपके और मिस आसी मैम के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का 5 महीने से ऊपर का वक्त हो चला है और अब बस 15 दिन ही बाकी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में। इसके बाद आप दोनों का प्रॉपर तरीके से डिवोर्स हो जाएगा और आपने आसी मैम के लिए डिवोर्स के बाद आपने जितना भी एलिमनी की रकम रखी है उसके लिए मैंने सारे पेपर्स रेडी करवा दिए हैं और इस फाइल में सारे पेपर्स अच्छे से अटैच कर दिए हैं। अब बस इन सारे पेपर्स पर आपके और आसी मैम के साइन चाहिए। उसके बाद कोर्ट से नोटिस आएगा और फिर आप दोनों कोर्ट में जाकर पूरी तरीके से डिवोर्स ले लेंगे। राज के मुंह से बार बार डिवोर्स नाम सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन वेद के दिल में बेचैनी सी होने लग जाती है। बेशक से वे आसी के साथ इस रिश्ते में वे दोनों एक साथ नहीं थे, लेकिन आसी के साथ शादी के बाद उसके दिल में एक अलग कुछ अजीब से एहसासों ने जन्म ले लिया था। वे जब भी आसी को देखता था या उससे मिलता था उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता था, दिल में एक सुकून मिलता था। वे हमेशा से जानता था आसी और उसकी शादी का सच और उस शादी का फ्यूचर, पर आज राज के मुंह से डिवोर्स नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसको ये एहसास हुआ कि
उसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रिश्ता बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और अब उसका और आसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, यहाँ तक कि पेपर्स पर भी नहीं। वेद बिल्कुल खामोश होकर अपनी चेयर पर बैठा था और तभी राज कहता है, सर बता दीजिए कि आप और आसी मैम कब तक इस पेपर पर साइन कर दीजिएगा, ताकि मैं इन पेपर्स को कोर्ट में जमा करा दूं, ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। या अभी आपको इसमें कुछ और भी ऐड करवाना है तो आप करवा सकते हैं। राज अपनी बात बोलकर वेद के जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा था, पर वेद की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर राज ध्यान देता है तो राज वेद की नज़रों को उन पेपर्स पर देखता है जो वे लेकर आया था साइन करवाने के लिए। राज को वेद का चेहरा देखकर इतना तो समझ आ रहा था कि वेद के लिए शादी और अब तलाक का डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था। आखिर वे इतने टाइम से वेद के साथ काम कर रहा था, पर वेद की सिचुएशन को समझते हुए उसे पता था कि वेद को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके बावजूद भी राज चाहता था कि उसके बॉस वेद और आसी का डिवोर्स ना हो, क्योंकि वे आसी से मिल चुका था और आसी का नेचर देखकर वे इतना तो समझ गया था कि आसी एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो उसके बॉस की लाइफ में आकर उसके बॉस की बोरिंग जिंदगी में खुशियां भरने की हिम्मत रखती है। राज वेद को देखते हुए कहता है, सर एक बात कहूँ, आई नो मुझे आपकी लाइफ के फैसलों में बोलने का हक नहीं है, पर फिर भी अपने मन की एक बात एक बार जरूर कहना चाहूँगा। मानता हूँ कि आपका आसी मैम से शादी करने की पीछे की क्या वजह थी, पर हमेशा औरों के बारे में सोचने से अच्छा एक बार अपने लिए भी सोचना होता है। और सर कभी कभी किसी जगह इंसान का अपने लिए स्वार्थी होना कहीं से भी गलत नहीं होता, खासकर तब जब आपके बारे में सोचने वाला कोई भी ना हो और तब भगवान किसी ऐसे इंसान से आपको मिलवा दे जो आपकी ज़िंदगी में ना बस खुशियाँ भर सके बल्कि आपको एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जा सकता हो। और ऐसे इंसान को हमेशा हमें संजो कर ही रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि भगवान हमेशा किसी को मौका नहीं देता है। माफ़ कीजिएगा सर, मैं ज़्यादा बोल गया, पर मैंने आसी मैडम के अंदर एक बचपना देखा है। उनका सबके साथ साफ और प्यारा मिलनसार नेचर देखा है। उनके अंदर एक मासूमियत देखी है। उनका दूसरों के प्रति साफ दिल है जो आजकल की लड़कियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आजकल की लड़कियां तो पैसों के मामले में इतनी लालची होती हैं कि अपनों को भी पराया कर दें। पर आसी मैम का खुददार नेचर मैंने पहली बार उस दिन देखा जब उनका उस टाइम होटल में पैसे ना लेना और सारे के सारे पैसों को वापस भिजवाना यही तो बताता है कि वे एक खुददार लड़की हैं जिनके अंदर पैसों का कोई भी लालच नहीं। वरना खुद सोचिए सर, पहले का समझ आता है कि आसी मैम को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अब जबकि वे जानती हैं कि आप कौन हैं और आपकी हैसियत क्या है, इसके बावजूद उन्होंने कभी भी आपके नाम का कोई फ़ायदा नहीं उठाया और ना ही आपके साथ नाम जोड़ने की कोशिश की। जबकि आपका और उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ही सही पर एक रिश्ता तो है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का सहारा नहीं लिया। कहाँ मिलती हैं सर आजकल आसी मैम जैसी लड़कियाँ, और ऐसे इंसान को छोड़ना मतलब ऊपर वाले के दिए गिफ्ट को अपने आँख से दूर करना। वेद राज की बातों को सुन रहा था और वे जानता था कि राज की कही हर बात सच है। आसी सच में एक अच्छी लड़की थी जिसके साथ गलत उसने किया था। राज अब भी वेद को खामोश देखकर कहता है, मुझे जो कहना था सर मैं कह चुका हूँ, अब बाकी आपकी मर्जी, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। राज वहाँ से चला गया। फिर गेट तक जाते ही वे रुक जाता है और पलट कर कहता है, सर प्लीज़ एक बार मेरी बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके टेबल पर रखी है वे फाइल, उस पर अपने और आसी मैम के साइन को लेकर आप अपना फैसला चुन सकते हैं। राज ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वेद के केबिन के बाहर खड़ा कोई इंसान वेद के केबिन का गेट खुलने के एहसास से वहाँ से चला जाता है और उसके इस तरह से छुप कर जाने से साफ पता चल रहा था कि वेद के केबिन में जो कुछ भी बात हुई थी वे सारी बातें उस इंसान ने सुन ली थी। इधर आसी होटल में आकर कल रात होटल में होने वाली पार्टी के बारे में बाकी स्टाफ के साथ बातें कर रही थी और साथ ही साथ उन सबको कल होने वाली पार्टी के बारे में कुछ समझा रही थी। तभी वहाँ पर एक मेल वेटर आकर आसी से कहता है, आसी मैम वेद सर ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। आसी जो वेद से मिलना तो दूर उसे देखना तक नहीं चाहती थी, वे वेद के उसे अपने केबिन में बुलाने वाली बात सुनकर कहती है, ओके आप जाइए। आसी फिर अपने मन में कहती है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, पर क्या करूं, मजबूरी है कि तुम इस होटल के ऑनर हो और मेरे बॉस, और हम दोनों में बस यही एक रिश्ता है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। आसी अपने मन में ये सब भूलकर वेद के केबिन की तरफ चली जाती है।